नमस्कार। भारत के जो असली ताकत है ना, वो सिर्फ दिल्ली में नहीं बसती। वो तो जिले की अदालत से लेकर गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठी पंचायत तक हर जगह फैली हुई है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये शक्ति आखिर आती कहां से है। तो चलिए आज भारतीय संविधान के पन्नों को पलटते हैं और उन अनुच्छेदों को समझते हैं जो स्थानीय शासन की इस पूरी की पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। कभी सोचा है कि हमारे जिले के जज को अपॉइंट कौन करता है, या फिर वो जो गांव की पंचायत है उसे सड़क बनवाने या नल लगवाने का अधिकार कहां से मिलता है? देखिए, ये कोई छोटे मोटे सवाल नहीं है। इनके जवाब सीधे सीधे हमारे संविधान में छिपे हुए हैं और आज हम उन्हीं जवाबों को एक एक करके खोज निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्याय के सबसे पहले पायदान से। किसी भी लोकतंत्र की जो नींव होती है वो होती है उसकी न्यायपालिका, और भारत में ये नींव जिला स्तर की अदालतों से ही शुरू होती है। तो देखते हैं कि ये अदालतें बनती कैसे हैं और इन्हें कंट्रोल कौन करता है। तो जिले का जो सबसे बड़ा जज होता है यानी डिस्ट्रिक्ट जज, उनकी कुर्सी पर कौन बैठेगा ये तय कैसे होता है? देखिए, ये एक सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले उस राज्य का हाई कोर्ट अपनी सलाह देता है और फिर उस सलाह के आधार पर वहां के गवर्नर यानी राज्यपाल नियुक्ति को फाइनल करते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। जिला जज की नियुक्ति तो हो गई, पर जो बाकी के जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनकी नियुक्ति में एक और खिलाड़ी शामिल हो जाता है, और वो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि बाकी पदों के लिए राज्यपाल को हाई कोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों से सलाह लेनी पड़ती है। इससे पता चलता है कि हमारी व्यवस्था में हर लेवल के लिए अलग अलग चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए गए हैं। तो मतलब नियुक्ति कोई भी करे, असली कंट्रोल हमेशा हाईकोर्ट के हाथ में ही रहता है। किसी जज के ट्रांसफर से लेके प्रमोशन या फिर किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही तक, हर फैसले की चाबी हाईकोर्ट के पास ही होती है। और ऐसा इसलिए है ताकि जिले की न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से आज़ाद रहकर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके। अच्छा, न्याय की बात तो हो गई, अब जरा शासन की बात करते हैं। भारत में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जिनका रिमोट कंट्रोल राज्यों के पास नहीं, बल्कि सीधे सीधे केंद्र सरकार के हाथ में होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनियन टेरिटोरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों की। तो सवाल उठता है कि ये केंद्र शासित प्रदेश आखिर होते क्या हैं? संविधान का अनुच्छेद 239 कहता है कि ये वो इलाके हैं जिनका प्रशासन सीधे भारत के राष्ट्रपति देखते हैं, और वहां शासन चलाने के लिए राष्ट्रपति अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जानते हैं। पर यहीं पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर सभी का प्रशासन राष्ट्रपति ही देखते हैं, तो फिर दिल्ली या पुदुचेरी जैसी यूनियन टेरिटरीज में अपनी सरकार और मुख्यमंत्री कैसे होते हैं? ये दूसरों से अलग क्यों हैं? इसका जवाब हमें हमारे संविधान के लचीलेपन में मिलता है। अनुच्छेद 239A हमारी संसद को एक खास शक्ति देता है। वो ये कि संसद चाहे तो कानून बनाकर कुछ यूनियन टेरिटरीज को अपनी चुनी हुई सरकार यानी अपनी विधानसभा और मंत्री परिषद बनाने की इजाज़त दे सकती है। पुदुचेरी इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं सबसे अनोखे मामले की, भारत की राजधानी दिल्ली की। इसका जो दर्जा है ना, वो बाकियों से एकदम अलग है। संविधान का अनुच्छेद 239A दिल्ली को एक बहुत ही खास पहचान देता है। दिल्ली को सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीटी का दर्जा मिला है। यहाँ की अपनी विधानसभा है, जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री है और उनकी अपनी मंत्री परिषद भी है। मतलब पहली नज़र में देखें तो दिल्ली बिल्कुल एक राज्य की तरह ही लगती है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दिल्ली भले ही एक राज्य जैसी दिखे, पर उसकी सारी शक्तियां उसके पास नहीं हैं। 3 सबसे जरूरी विषय, पब्लिक ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन, इन पर दिल्ली सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन है। बाकी विषयों पर ही दिल्ली की चुनी हुई सरकार कानून बना सकती है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, केंद्र के पास एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक भी है, जिसका जिक्र अनुच्छेद 239AB में है। इसके तहत अगर कभी ऐसा लगे कि दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो रही है, तो केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन भी लगा सकती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी और राज्य में लगाया जाता है। अच्छा, तो अभी तक हमने जिला और केंद्र के स्तर पर शासन को समझा। चलिए अब चलते हैं भारत की आत्मा में, यानी गांवों की ओर।
और उस व्यवस्था को देखते हैं जो लोकतंत्र को सीधे लोगों के दरवाजे तक ले जाती है, यानी हमारी पंचायती राज प्रणाली। तो ये पंचायती राज सिस्टम काम कैसे करता है? हमारा संविधान इसका एक 3 स्तरीय ढांचा बनाता है। सबसे निचले लेवल पर गांव में होती है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिले के लेवल पर होती है जिला परिषद। ये एक तरह से शक्ति का पिरामिड है जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। और इस पूरे सिस्टम की सबसे क्रांतिकारी बातों में से एक है ये संख्या 33%। जी हाँ, संविधान ये पक्का करता है कि पंचायतों की हर 3 में से कम 1 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण की गारंटी है। सामाजिक बदलाव का इससे बेहतर उदाहरण क्या हो? और हाँ, ये पंचायतें सिर्फ नाम की नहीं है, संविधान इन्हें असली ताकत भी देता है। उन्हें अपने गांव का शासन खुद चलाने का अधिकार है। वो अपने विकास के कामों के लिए टैक्स लगा सकती हैं। उनके पास पैसा ठीक से पहुंचे ये देखने के लिए एक फाइनेंस कमीशन है, और उनके चुनाव निष्पक्ष हों ये सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग भी है। इस पूरी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए संविधान ने 2 सुरक्षा कवच भी दिए हैं। पहला, हर पंचायत का कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स्ड है, जिसे यूं ही भंग नहीं किया जा सकता। और दूसरा, अदालतों को पंचायतों के चुनावी मामलों में दखल देने से रोका गया है, ताकि ये पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी रहे। तो हमने अदालतें समझ लीं, केंद्र शासित प्रदेश और पंचायतें भी समझ लीं, पर इन सबके ऊपर एक नियम है जो ये तय करता है कि किसकी शक्ति की सीमा कहाँ तक है। चलिए अब कानून बनाने की इसी लक्ष्मण रेखा को समझते हैं। तो सवाल यह है कि इन सभी अलग अलग शक्तियों को आपस में टकराने से कौन रोकता है? इसका जवाब है अनुच्छेद 245। ये अनुच्छेद एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींच देता है। ये साफ साफ कहता है कि संसद के बनाए कानून पूरे देश पर लागू होंगे, जबकि किसी राज्य की विधानसभा सिर्फ अपने राज्य की सीमाओं के अंदर ही कानून बना सकती है। ये शक्तियों का एक बहुत ही स्पष्ट भौगोलिक बंटवारा है। तो हमने देखा कि हमारा संविधान कैसे शक्ति को एक जगह इकट्ठा करने के बजाय उसे केंद्र, राज्य और यहाँ तक कि गांवों तक बांटता है। दिल्ली को जो विशेष दर्जा मिला है उससे लेकर पंचायतों को जो अधिकार दिए गए हैं, ये सब एक बहुत ही जटिल संतुलन का हिस्सा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये संतुलन सही है? क्या शक्ति का ये विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन भारत के लिए सबसे बेहतर मॉडल है? इस पर सोचना तो